सन 1935 की गर्मियों की एक सुबह थी। कोलकाता की सड़कों पर धूप और धूल का मिश्रण हवा में तैर रहा था। रिक्शों की खटपट, घोड़ा गाड़ियों की टाप और फुटपाथों पर जुटी भीड़, सब मिलकर शहर को एक अलग ही सरगर्मी दे रहे थे। लेकिन उस सरगर्मी से अलग हैरिसन रोड के एक पुराने 3 मंजिला किराए के मकान की ऊपरी मंजिल पर माहौल बिल्कुल शांत था। यही वह जगह थी जहां मैं, अजीत कुमार बनर्जी, अपने मित्र और साथी व्योमकेश बख्शी के साथ रहता था। व्योमकेश खुद को जासूस कहलाना पसंद नहीं करते थे। उनके लिए यह महज पेशा नहीं बल्कि खोज की एक यात्रा थी, इसलिए वह खुद को सत्यावेशी कहते थे। उनकी आंखों जैसी पैनी दृष्टि मैंने कहीं नहीं देखी थी। उस नजर के नीचे लगता था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी पढ़ ली जाती हो। मैं अक्सर उनकी इस प्रतिभा को देखकर चकित रह जाता था। उस सुबह हम दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे थे। नौकर पुटीराम हमें गर्मा-गर्म चाय और सुनहरे टोस्ट परोस चुका था। मैं अखबार के पन्नों में डूबा था, जबकि व्योमकेश अपनी आदत के मुताबिक चाय की चुस्कियों के बीच धीमी-धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। उनका यह गुनगुनाना मुझे हमेशा शांति देता था, लेकिन अचानक वह रुक गए। अपनी आंखों में चमक लिए मेरी ओर देखा और बोले, अजीत, क्या तुमने कभी सोचा है इंसानी दिमाग कितना गहरा रहस्य छिपा सकता है? एक साथ कितने राज्य, कितनी बातें? मैंने अखबार से नजर उठाते हुए हंसकर कहा, व्योमकेश, इसका मतलब तुम फिर किसी नए मामले की आहट पा चुके हो, है ना? वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, शायद, लेकिन अभी यह सिर्फ एक विचार है। मैं दोबारा अखबार में डूबने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पुटीराम गया और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति को भीतर लेकर लौटा। लंबा, दुबला पतला, चेहरे पर शिकन और आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसकी उम्र 50 के आसपास लग रही थी। हाथ जोड़कर उसने व्योमकेश को नमस्कार किया और धीमी आवाज में कहा, क्या आप श्री व्योमकेश बख्शी हैं? व्योमकेश ने सिर हिलाया। जी, मैं ही हूं। कहिए, आप कौन? उस व्यक्ति ने खुद को हरेंद्रनाथ राय बताया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, जैसे किसी गहरी चिंता का बोझ उठाए वह यहां तक आया हो। मैं धन्यकुरिया गांव से आया हूं, जो कोलकाता से करीब 100 मील दूर है। मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को कदमों की आहटें आती हैं, कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरी पत्नी और बच्चे डरे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्माओं का खेल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने देखा व्योमकेश की आंखों में वही चमक लौट आई थी जो उन्हें हर रहस्यमय बात सुनते समय आती थी। उन्होंने शांति से पूछा, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको यह सब और गंभीर लग रहा है? हरेंद्रनाथ ने झिझकते हुए लंबी सांस ली। हाँ, पिछले सप्ताह मेरे छोटे भाई सुरेंद्रनाथ हवेली के एक कमरे में मृत पाए गए। डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा था, लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ ही क्षण पहले उन्होंने मुझसे कहा था, कोई मुझे मारना चाहता है। वातावरण अचानक भारी हो गया। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। उनका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन मैं जानता था कि उस शांति के भीतर अब तूफान उठ रहा है। व्योमकेश ने धीरे से पूछ लिया, आपके परिवार में और कौन रहता है? हरेंद्रनाथ ने गिनवाया, मेरी पत्नी शारदा, मेरी बेटी मालती, बेटा विश्वनाथ और मेरी भाभी कमला, जो विधवा हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ पुराने नौकर भी हवेली में हैं। व्योमकेश कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें हवेली में कुछ दिनों तक रुकना होगा। तभी मैं इसे समझ सकूंगा। हरेंद्रनाथ विस्मित लेकिन राहत महसूस कर रहा था, मानो उसका बोझ हल्का हो गया हो। उसने तुरंत हामी भरी। दोपहर तक हम सब धन्यकुरिया के लिए रवाना हो चुके थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर हरे भरे खेत, लाल मिट्टी के रास्ते और छोटे छोटे गांव हमें पीछे छोड़ते जा रहे थे। कभी कभी दूर से बैलगाड़ियों की घंटियों की आवाज आती, तो कभी बच्चों की टोली खेतों के बीच दौड़ती नजर आती। पर मेरा ध्यान व्योमकेश पर ही था। वे खामोश थे और अपनी डायरी में नोट्स लिख रहे थे। उनकी खामोशी में भी एक बेचैनी थी, मानो वह पहले से ही पूरे रहस्य को टटोल रहे हों। शाम होते होते हम धन्यकुरिया पहुंचे। छोटा सा शांत गांव। यहां समय मानो थम गया हो। गांव के बाहर पहाड़ी पर हवेली खड़ी थी, विशाल, पुरानी और भयानक खामोशी से घिरी हुई। ढलती धूप की लालिमा में उसका साया और भी डरावना लग रहा था।
मुझे जैसे जैसे नजदीक ले जाया जा रहा था, बेचैनी घेरने लगी। मुख्य द्वार पर हमें हरेंद्रनाथ की पत्नी शारदा मिली। चेहरे पर थकान थी, लेकिन स्वभाव सौम्य। उनकी आंखों में वही चिंता थी जो उनके पति में थी। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ के रहस्य को सुलझा पाएंगे। उस रात हमें जो कमरे दिए गए वे विशाल थे, लेकिन उनकी दीवारों से अतीत टपक रहा था। पुराने चित्र, धूल से ढके फर्नीचर, भारी पर्दे और खिड़कियों से आती ठंडी हवा, सब मिलकर माहौल को और रहस्यमय बना रहे थे। मैंने धीरे से व्योमकेश से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है? वह हल्के से हंस दिए। अजीत, दुनिया के ज्यादातर रहस्यों का जवाब इंसानी स्वभाव में ही छिपा होता है। लेकिन हाँ, यह हवेली जरूर कुछ छुपा रही है। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार मौजूद था। बेटी मालती चुपचाप शर्मीली, बेटा विश्वनाथ उत्सुक और बातें करने वाला। माहौल साधारण लगता, पर पर्दे के पीछे गहरा तनाव था। सब कुछ सामान्य दिखाना चाहते थे, पर उनके चेहरों और आवाजों में रहस्य छुपा था। बाद में हम अपने कमरे में लौटे। बाहर ठंडी हवा के साथ कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदल रहा था। तभी अचानक एक अजीब फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। मैंने घबराकर पूछा, व्योमकेश, तुमने भी सुनी? उन्होंने अपनी डायरी से नजर उठाई, हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सुनी, लेकिन जल्दबाजी अच्छी नहीं। कल सुबह से असली खेल शुरू होगा। मैंने आंखें मूंदने की कोशिश की, लेकिन तभी वह रहस्यमय फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी। इस बार इतनी करीब, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैं झटके से उठ बैठा, लेकिन कमरे में व्योमकेश और उनकी लालटेन की हल्की लौ के अलावा कोई नहीं था। दीवारों पर पड़ती परछाइयां कांप रही थीं, मानो खुद हवेली ही हमें देख रही हो। उस रात मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने समझ लिया था, धन्यकुरिया की हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी। यह एक जाल था, रहस्यों, साजिशों और शायद मौत का। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैल भी नहीं पाया था कि मेरी नींद खुल गई। लेकिन उस हवेली में ऐसा अजीब सा सन्नाटा पसरा था कि सुबह की ताजगी भी भारी और बेचैन सी लग रही थी। खिड़की खोलकर बाहर झांका तो लगा जैसे यह हवेली किसी पुराने समय में अटकी हुई हो। उजड़ा हुआ बगीचा, सूखी शाखें, टूटी फूटी पगडंडियां और चारों ओर फैला धुंधला आसमान। लगता था समय यहां कई साल पहले थम चुका है। व्योमकेश पहले से जाग चुके थे। वह खिड़की के पास खड़े बाहर फैले उस बंजर बगीचे को देख रहे थे। उनकी आंखों में वही गहरी चमक थी जिसे देखकर मैं हमेशा सोच में डूब जाता था। मैंने सहजता से पूछा, क्या सोच रहे हो? वह बिना मेरी ओर देखे बोले, यह हवेली, यह सिर्फ एक इमारत नहीं है अजीत। यह एक किताब है जिसके हर पन्ने में एक कहानी छिपी है, और हर कहानी के पीछे एक सच। उनके शब्द मेरे दिल तक उतर गए। यही व्योमकेश की खासियत थी। जहां मैं सिर्फ टूटी दीवारें, धूल और सन्नाटा देखता, वहां वह रहस्यों की परतें देख लेते। हम नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचे। बड़ा सा हॉल, ऊंची छत से लटकती भारी भरकम झूमर और दीवारों पर टंगे पुराने चित्र, सब मिलकर माहौल को और भी गंभीर बना रहे थे। हरेंद्रनाथ, उनकी पत्नी शारदा और दोनों बच्चे पहले से मौजूद थे। मालती हमेशा की तरह चुप और उदास सी दिखी, नजरें थाली में गड़ाए बैठी रहीं, जबकि उसका छोटा भाई विश्वनाथ बिल्कुल उल्टा था। शरारती चमक से भरी आंखें और किशोरों वाली उतावलापन। उसने उत्साह से कहा, श्री बख्शी, लोग कहते हैं आप भूत पकड़ लेते हैं। क्या ये सच है? व्योमकेश हल्का मुस्कुराए और नरम आवाज में बोले, मैं भूत नहीं, अरे, सच पकड़ता हूं, और सच हर भूत से ज्यादा डरावना और रोचक होता है। विश्वनाथ की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, लेकिन शारदा ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। उस पूरे नाश्ते के दौरान माहौल गर्मजोशी दिखाने की कोशिश तो हुई, लेकिन चेहरे बार बार असली तनाव उघाड़ रहे थे। खासकर मालती की नजरें कभी कभी चुपचाप मेरी ओर उठतीं। उनमें कुछ छिपा था जिसे समझना मुश्किल था। डर था या कोई अनकहा राज? नाश्ते के बाद हरेंद्रनाथ ने हमें हवेली का दौरा करवाने का प्रस्ताव दिया। विशाल और भूल भुलैया जैसी उस हवेली में कदम रखते ही मुझे लगा मानो मैं किसी किले में आ गया हूं। लंबे सुनसान गलियारे, ऊंची छतें, बंद कमरे और हर दरवाजे पर जमा हुई समय की धूल। दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे हमें देख रहे हों, कठोर और मौन। ये रहा वह कमरा,
हरेंद्रनाथ ने गंभीर आवाज में कहा और हमें एक पुराने भारी दरवाजे तक ले गए। यहीं पर सुरेंद्रनाथ की मृत्यु हुई थी। दरवाजा खुला और भीतर अंधेरा और बासी हवा का झोंका आया। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग, धुली हुई अलमारी और इधर उधर बिखरा सामान पड़ा था। खिड़कियां जमी हुई थीं और भीतर एक अजीब गंध फैली हुई थी। व्योमकेश ने बिना देर किए निरीक्षण शुरू कर दिया। वह दीवारों को छूते, फर्श पर झुककर धूल को परखते, यहां तक कि खिड़की के पास के निशानों को भी ध्यान से देख रहे थे। मैं उनके पीछे चलता रहा, लेकिन मेरी नजर में सब महज धूल और पुराना सामान था। क्या सुरेंद्रनाथ यहां रहते थे? उन्होंने सहजता से पूछा। हरेंद्रनाथ ने सिर हिलाया। नहीं, उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था। लेकिन उस रात, पता नहीं क्यों, वह यहां आ गए। व्योमकेश बिना कुछ कहे अलमारी के पास झुके, कुछ पुराने दस्तावेज हाथ में लिए और उन्हें ध्यान से पलटा। लेकिन उन्हें वहीं रखकर फर्श पर एक कोने में उभरे कुछ निशानों को टटोलने लगे। मैंने झुककर पूछा, ये क्या है? वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, शायद कुछ नहीं। लेकिन उनकी आवाज में वह गहराई थी जिसने साफ कर दिया कि उन्होंने कुछ देखा है। हवेली के बाहर के उजड़े बगीचे में हमें कमला मिली। हरेंद्रनाथ की भाभी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में एक अजीब कठोरता। वह एक जर्जर बेंच पर अकेले बैठी थीं। आप लोग यहां तलाश क्या रहे हैं? उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। व्योमकेश ने शांति से कहा, बस जगह को समझ रहे हैं। आप सुरेंद्रनाथ के बारे में कुछ बता सकती हैं? कमला ने एक भारी सांस छोड़ी। वो अच्छे इंसान थे, लेकिन परेशान। हमेशा कहते थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कई बार रात में अकेले इकलौते भटकते रहते। उन्हें इस हवेली से ही डर था, यहां की दीवारों से, यहां की खामोशी से। उनकी बातें अधूरी सी महसूस हुईं, जैसे बहुत कुछ दबा रखा हो। व्योमकेश ने ज्यादा जोर नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद कहा। दोपहर को जब हम अपने कमरे लौटे, व्योमकेश ने फिर डायरी खोली और नोट्स बनाने लगे। मैं उत्सुकता से पूछ बैठा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वह धीमी आवाज में बोले, अजीत, सुरेंद्रनाथ की मौत महज हादसा नहीं थी। कुछ देखा था उन्होंने, कुछ ऐसा जो शायद देखने के लिए नहीं था। यकीनन हवेली के भीतर कोई राज दफन है। मैंने हंसी में कहा, खजाना वजाना? वह शांत स्वर में बोले, खजाना हो या ना हो, यह पक्का है कि यहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता। शाम को परिवार के साथ फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे। हल्की बातें हुईं, लेकिन हवा में अनकहा डर तैर रहा था। विश्वनाथ गांव की पुरानी कहानियां सुना रहा था। भूत प्रेत, हवेली की आत्मा, रहस्य, सब कुछ। वह बात करते करते हंस पड़ा, लेकिन मालती ने उसे रोकने वाली नजर से देखा। उसकी आंखों की खामोशी मुझे चुभ गई। रात होने पर हम अपने कमरे लौटे। हवेली फिर उसी गहरे सन्नाटे में डूब गई। बाहर ठंडी हवा सनसनाहट लिए बह रही थी। मैं करवट बदलने ही वाला था कि वहीं फुसफुसाहट मेरे कानों में घुली। अब की बार वह और साफ थी, मानो किसी ने गलियारे में धीमे कदम रखे हों। मैंने घबराकर व्योमकेश को नींद से जगाया। सुना? मैंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने आंखें खोलीं, ध्यान से सुना और धीमे स्वर में बोले, हां अजीत, यह कोई भूत नहीं, यह इंसान है। हम दोनों दबे पांव कमरे से बाहर निकले। गलियारा पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ एक कोने से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। व्योमकेश ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, वह हल्की रोशनी अचानक गायब हो गई। और फिर तेज कदमों की आहट, कोई भाग रहा था। कौन था वो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। व्योमकेश की आंखें चमक उठीं। यही तो हमें जानना है। लेकिन अब साफ है अजीत, कोई हमें देख रहा है और वह नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचें। हम वापस कमरे में लौटे। व्योमकेश अपनी डायरी में कुछ और नोट्स लिखते रहे। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन मन सवालों से घिरा रहा। यह छाया कौन थी? सुरेंद्रनाथ की मौत का इससे क्या ताल्लुक? और आखिर यह हवेली क्या रहस्य छिपा रही थी? हवेली की दीवारें जैसे खुद मुझे जवाब देना चाहती थीं, लेकिन वह जवाब दबे सुरों में फुसफुसाहट की तरह हवा में गूंज रहे थे। हवेली का माहौल उस दिन कुछ और ही था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन यह ताजगी की हवा नहीं थी। इसमें एक अजीब सी कड़वाहट घुली थी, जैसे पुराना राज सांस ले रहा हो। बाहर धुंधलके में पेड़ों की कटी फटी शाखें फैली थीं और पगडंडियों पर फैली नमी हवेली को और भयावह बना रही थी।
व्योमकेश अपनी डायरी के पन्नों में डूबे थे और उनकी आंखों में वही चमक थी जो इस बात का संकेत थी कि मामला अब गहराता जा रहा है। नाश्ते के बाद उन्होंने हरेंद्रनाथ राय की ओर सीधे देखा और शांत स्वर में कहा, श्री राय, मुझे हवेली का पुस्तकालय देखना होगा और खासकर वे पुराने दस्तावेज जो आपके परिवार की विरासत से जुड़े हों। हरेंद्रनाथ थोड़ा असहज हुए। लेकिन आपको उनमें क्या देखना है? बस समझना है, व्योमकेश ने स्थिर आवाज में जवाब दिया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी के पास और सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। हम सब पहली मंजिल पर बने उस विशाल पुस्तकालय में पहुंचे। बंद कमरा हल्की धुंध और मकड़ी के जालों से घिरा था। लंबी लंबी अलमारियां, धूल से लदी मोटी किताबें और सड़े कागजों की गंध, यह सब मिलकर जैसे समय को थामे खड़ा था। हरेंद्रनाथ ने अलमारी से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उसके भीतर पीले पड़ चुके दस्तावेज थे। व्योमकेश ने एक एक कर उन्हें पढ़ना शुरू किया। ज्यादातर जमीन जायदाद और हवेली के निर्माण के कागज थे। लेकिन अचानक उनकी नजर रुक गई। यह देखो अजीत। उन्होंने कागज मेरे सामने किया। मैंने पूछा, क्या है ये? यह पत्र है और खास है। उनकी आवाज धीमी पर सख्त थी। यह तुम्हारे दादाजी के नाम लिखा हुआ है, श्री राय। इसमें किसी ने उन्हें धमकी दी थी। हरेंद्रनाथ ने पत्र लिया और पढ़ते पढ़ते कांप उठे। पन्ने पर लिखा था, अपनी संपत्ति से पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंत तय है। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन स्याही धुंधली थी और तारीख लगभग 50 साल पुरानी। कमरे का वातावरण अचानक और भारी हो गया। दीवारों से टंगे चित्र मानो उस पत्र पर नजरें गड़ाए हमें देख रहे हों। यह साफ है कि इस हवेली का इतिहास उस सामान्यता से कहीं अलग है जैसा आपने सोचा था, व्योमकेश ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मेरे दादाजी तो शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी किसी दुश्मनी का जिक्र तक नहीं किया। हरेंद्रनाथ ने धीमी आवाज में सफाई दी। व्योमकेश बस उन्हें देखते रहे। उनकी आंखें जैसे सीधी आत्मा में उतर जाती हों। दोपहर में हम मालती के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की धूप छनकर आ रही थी। बेड पर बैठी वह किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तनाव और हल्का सा डर साफ झलक रहा था। मालती, व्योमकेश ने नर्म आवाज में कहा, हम तुमसे सुरेंद्रनाथ बाबू के बारे में पूछना चाहते हैं। लड़की ने किताब बंद कर दी और कुछ देर खामोश रही। फिर धीरे से बोली, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर परेशान रहते थे। कहते थे कि कोई उन्हें देख रहा है। एक बार उन्होंने कहा था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे हमें नहीं देखना चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या यह सिर्फ डर था या वह कुछ दबा रही थी? उसके शब्दों में छिपा बोझ कमरे की हवा में टंग गया। इसके बाद हम बगीचे में गए। ठंडी हवा में सूखे पत्ते बिखरे थे। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे विश्वनाथ बैठा था। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। श्री बख्शी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या आपने कोई भूत पकड़ा? व्योमकेश मुस्कुराए। अभी नहीं विश्वनाथ, लेकिन शायद तुम हमें कोई राज बता सको। लड़का तुरंत बोला, मैंने कई बार रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। एक बार तो लगा कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे वह पुराना कमरा हमेशा डरावना लगता है। चाचा वहां क्यों गए थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसकी मासूम बातें भी सच्चाई की एक परत उघाड़ रही थीं। शाम को हम फिर पुराने कक्ष में लौटे। कमरे का अंधेरा अब और भी भारी था। अलमारी के पास जाकर व्योमकेश दीवारें टटोलने लगे। अचानक उनकी उंगलियां रुक गईं। अजीत, देखो, उन्होंने टॉर्च की रोशनी मारकर दिखाया। अलमारी की पीछे की दीवार पर एक छोटा सा छेद था। धीरे धीरे जब अलमारी हटाई गई तो वहां एक गुप्त दरवाजा सामने आया। इतना चतुराई से बनाया गया कि वह आम नजरों से छिपा रहे। दरवाजा खोलते ही हमारे सामने एक संकरा अंधेरा गलियारा था। हवा भारी और नम थी, जैसे दशकों से कोई इसमें सांस ले रहा हो। हम धीरे धीरे भीतर घुस गए। रास्ता लंबा था, चारों ओर नमी और पुरानी गंध की परछाई। आखिर वह गलियारा एक छोटे कमरे तक ले गया। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना बक्सा रखा था, आसपास टूटी किताबें और जर्जर फर्नीचर। व्योमकेश ने बक्सा खोला तो उसमें कई पत्र और एक डायरी पड़ी थी। उन्होंने डायरी उठाई और उसे पलटा। यह सुरेंद्रनाथ की डायरी है। उनकी आवाज में हल्की सी जीत की झलक थी। हम उसे अपने कमरे में ले आए।
रात होते ही हवेली फिर खामोशी में डूब गई। लालटेन की हल्की लौ में व्योमकेश ने डायरी पढ़नी शुरू की। पन्नों पर सुरेंद्रनाथ की बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी परछाई तक पीछा करती है। मुझे यकीन है इस हवेली में खजाना छिपा है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मैं उसे ढूंढ पाऊं। मैं दंग रह गया। खजाना, यही असली खेल है अजीत, व्योमकेश घूरते हुए बोले। और शायद यही उसकी मौत का कारण बना। तभी खामोशी चीरती वही पुरानी फुसफुसाहट फिर गूंजी, इस बार पास से। व्योमकेश तुरंत उठ खड़े हुए, दरवाजे की ओर दौड़े और उसे खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा था, लेकिन तभी हमें अंत में एक छाया भागती दिखी। उसका पीछा करो। हम दोनों दौड़ पड़े। परछाई सीढ़ियों से तहखाने की ओर जाती दिखी, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे दरवाजा बंद था। जंग लगे ताले ने रास्ता रोक लिया। कौन था वो? मैंने हाँफते हुए पूछा। व्योमकेश की आंखों में ठंडी आग जल रही थी। कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचें। पर अजीत, अब वह बच नहीं पाएगा। उस रात जब हम कमरे लौटे तो मैं बेचैन था। छाया, डायरी और खजाने का जिक्र सब मेरे भीतर तूफान मचा रहे थे। व्योमकेश ने नोट्स लिखते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह मामला अब और रोचक हो गया है, लेकिन हमें बेहद सावधान रहना होगा। मैं बिस्तर पर गया, लेकिन नींद आंखों से दूर भाग रही थी। हवेली की फुसफुसाहट और परछाइयां जैसे मुझे घेर रही थीं। अगली सुबह जब जागा तो देखा व्योमकेश डायरी पर झुके कुछ लिख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और आंखें चमक रही थीं। मैंने हल्के स्वर में पूछा, क्या सोच रहे हो? तहखाना? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वहीं जवाब छिपा है। जो छाया वहां भागी थी उसने खुद हमें रास्ता दिखा दिया। दिन चढ़ने पर व्योमकेश ने हरेंद्रनाथ से कहा, मैं तहखाने को देखना चाहता हूं। हरेंद्रनाथ चौंक गए। तहखाना? वह तो सालों से बंद है। वहां केवल पुराना सामान रखा है। ठीक है, तो यही देखने की जरूरत है, व्योमकेश ने दृढ़ आवाज में कहा। कुछ हिचक के बाद उन्होंने चाबी दी। हम भारी भरकम सीढ़ियों से नीचे उतरे। दरवाजा खोला तो सड़ी गली ठंडी हवा का झोंका चेहरे पर पड़ा। अंधेरा दम घोंटने जैसा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारें भींगी हुई लग रही थीं। जमीन पर धूल, पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां और जर्जर चित्र बिखरे थे। व्योमकेश ने सावधानी से सब पर ध्यान दिया। तभी एक कोने में उन्हें बड़ा बक्सा दिखा, बंद और ताले से जकड़ा हुआ। तहखाने का वह कोना हमेशा की तरह अंधकार से भरा हुआ था। दीवारें नमी से भीगी थीं और छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। फर्श पर जमी धूल पर हमारी चप्पलों के निशान साफ बनते जा रहे थे। उस भारी कमरे में जहां चुप्पी का बोझ सांस लेने तक को मुश्किल कर रहा था, व्योमकेश का टॉर्च एक एक कोना टटोल रहा था। तभी उनकी नजर एक बड़े लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्सा जंग खाए ताले से बंद था। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? व्योमकेश झुके, उंगलियां ताले पर फेरते हुए बोले, पता लगाते हैं। हरेंद्रनाथ पास खड़े कांपते स्वर में बोले, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। न जाने ये कब से बंद है। शायद मेरे दादाजी का होगा। व्योमकेश ने जेब से एक छोटा औजार निकाला। उनके चेहरे पर वही अडिग शांति थी, जैसे उन्हें यकीन था कि ताला टूटेगा और रहस्य सामने आएगा। कुछ ही मिनट लगे और ताले ने कर्र कर्र की आवाज करते हुए दम तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन उठा, ठंडी हवा का झोंका निकला और बक्से के अंदर जो था उसने मेरी और हरेंद्रनाथ की आंखें चौंधियां दीं। पुराने गहने, कुछ सोने के सिक्के और एक धुंधला सा कागज जो हवेली का नक्शा प्रतीत हो रहा था। नक्शे पर लाल स्याही से एक जगह चिन्हित थी। मैंने तुरंत पूछा, यह क्या है? व्योमकेश की आंखें गहरी चमक उठीं। यह वही चीज हो सकती है जिसका जिक्र सुरेंद्रनाथ ने अपनी डायरी में किया था, खजाने का रास्ता। हमने नक्शे को फैलाकर देखा। चिन्हित जगह हवेली का वही पुराना कक्ष था जिसमें सुरेंद्रनाथ की मृत्यु हुई थी। बिना वक्त गंवाए हम वहां पहुंचे। कमरे की दीवारें फाड़ देने जैसी नजरों से व्योमकेश ने टटोली। जल्द ही उनकी उंगलियां थम गईं। गुप्त दरवाजा, इतना चालाकी से बनाया गया कि कोई बिना तलाशे देख ही ना पाए। दरवाजा खोला गया और भीतर छोटा सा कमरा सामने आया। उसके बीचों बीच पड़ा था एक और बड़ा बक्सा, लेकिन यह खुला था और अंदर कुछ भी नहीं था। व्योमकेश की भारी आवाज गूंजी, खजाना यहीं था और किसी ने ले लिया। मैं दंग रह गया। कौन? वही, उनकी आंखों में आग सी कांप रही थी, जिसने सुरेंद्रनाथ को रास्ते से हटाया। उनकी हत्या हुई थी।
अजीत, क्योंकि उन्होंने सच देख लिया था। हमने कमरे और तहखाने के बाकी हिस्से खंगाले। हरेंद्रनाथ चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी की लकीर गहरी होती जा रही थी। मुझे लगा वह हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन व्योमकेश अभी चुप थे। शाम को हम कमला के कमरे पहुंचे। खिड़की से आती पीली धूप उनकी आकृति को और उदास बना रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह बाहर देख रही थीं और सोचों में डूबी थीं। दरवाजा खटखटाने पर उन्होंने हमें भीतर बुलाया। कमला जी, व्योमकेश ने नरमी से कहा, आपको हवेली के इस खजाने के बारे में कुछ पता था? कमला का चेहरा सहसा सख्त हो गया। खजाना? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। व्योमकेश की आवाज अतल गहराई में उतरती हुई बोली, लेकिन सुरेंद्रनाथ को मालूम था, और शायद यही कारण उनकी मौत बना। कमला की आंखें डोल गईं, उनमें साफ भय दिख रहा था, लेकिन वह चुप रहीं। उनकी चुप्पी हवा में भारी पत्थर बनकर टंग गई। रात को जब सब सो चुके थे, मैं और व्योमकेश अपने कमरे में बैठे डायरी और नक्शे को दोबारा देख रहे थे। तभी फिर वही फुसफुसाहट। इस बार व्योमकेश उठ खड़े हुए, तेजी से दरवाजा खोला और गलियारे में निकल पड़े। मैं भी भागता हुआ पीछे था। टॉर्च की रोशनी डोल रही थी। आगे एक छाया धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ती। रुको, व्योमकेश की आवाज गूंजी। छाया थम गई, फिर धीमे धीमे मुड़ी। मेरी सांस अटक गई। वह विश्वनाथ था। तुम यहां? मैंने कांपती आवाज में कहा। विश्वनाथ बुरी तरह घबरा चुका था। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैं मैं बस तहखाने में गया था। एक रात मैंने वहां कुछ चमकती चीज देखी, ठीक है? लेकिन अगली बार रात को ऐसे गलियारों में मत घूमना। लड़का सर झुकाकर भाग गया, लेकिन मैं यकीन से जानता था। व्योमकेश ने उसके शब्दों से कहीं ज्यादा पकड़ लिया था। वह अपनी डायरी में नई पंक्तियां दर्ज करते रहे, और मैंने भीतर डर, उत्सुकता और बेचैनी का घालमेल महसूस किया। अगली सुबह नाश्ते के समय माहौल और भी बोझिल था। हरेंद्रनाथ औपचारिक हंसी दिखा रहे थे। शारदा की आंखों में छिपी घबराहट साफ थी। मालती लगभग चुप रही, जैसे भीतर से बिखरी हो। विश्वनाथ सिर झुकाए निवाला खा रहा था, और उसकी बेचैनी उसकी हर हरकत से झलक रही थी। कमला की मौजूदगी भी अब एक तिक्त छाया जैसी महसूस हो रही थी। खाने के बाद व्योमकेश ने हरेंद्रनाथ से कहा, श्री राय, आज दोपहर डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार मौजूद रहे। मुझे कुछ बातें साफ करनी हैं। हरेंद्रनाथ चौंक गए। क्या आपको कुछ पता चला है, श्री बख्शी? व्योमकेश ने बस हल्का सिर झुकाया। कुछ बातें सवाल की शक्ल में हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब उनके जवाब देंगे। उनकी स्थिर आवाज ने माहौल में और भी तनाव घोल दिया। मैं उनके चेहरे को देख रहा था। उनकी आंखें किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह थीं, जो चाल पहले ही बिछा चुका हो। डाइनिंग टेबल पर जब व्योमकेश ने वह रसीद मेज पर रखी, तो पुरानी लकड़ी की सतह पर उसकी खड़क ने मानो पूरे कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। रसीद पुरानी थी, लेकिन उस पर हाल ही में हुई लेन देन की तारीख साफ साफ दर्ज थी। यह देखिए, व्योमकेश की आवाज अब भारी और ठंडी थी। यह रसीद बताती है कि हाल ही में किसी ने कीमती गहने और रत्न बेचे हैं, और यह हवेली के रहस्य से जुड़ा है। हरेंद्रनाथ ने रसीद उठाई, और उनका चेहरा फक पड़ गया। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। व्योमकेश ने अपनी गहरी नजरें उन पर टिकाईं। लेकिन श्री राय, किसी को तो पता है, और वह व्यक्ति इस कमरे में ही मौजूद है। इतना कहते ही सबकी सांसें अटक गईं। कमरे में फैली खामोशी अचानक भारी हो गई। तभी मालती के होंठ कांपने लगे, और वह अचानक फपक पड़ी। माफ कर दीजिए, उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा। आंखों में आंसू भर आए थे। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। व्योमकेश की आवाज नरम हुई। क्या बात है मालती, तुम क्या जानती हो? मालती ने कांपते होंठों के साथ कहा, चाचा सुरेंद्रनाथ ने, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि उन्होंने हवेली के एक गुप्त कमरे में कुछ अनमोल चीज देखी थी। वह इसे पूरे परिवार के लिए उपयोग करना चाहते थे। लेकिन लेकिन फिर वो मर गए। उसके शब्द टूटते हुए बाहर निकले। क्या तुमने यह राज और किसी को बताया? व्योमकेश ने सीधी नजर उसकी आंखों में डालते हुए पूछा। न नहीं, मालती ने सिर हिला दिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कोई मुझे भी मार देगा। व्योमकेश ने उसकी आंखों में देखा, फिर शांति से उसे ढांढस बंधाया और विश्वनाथ की ओर देखा। विश्वनाथ, तुमने कहा था कि तहखाने में कुछ चमकता देखा था। क्या तुमने उसे उठाया? विश्वनाथ बेचैन हो गया।
उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। न, नहीं, मैंने कुछ नहीं उठाया। मैं बस देखने गया था। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन व्योमकेश ने आगे कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों की चमक ने साफ जतला दिया कि उन्होंने उसकी झिझक पढ़ ली थी। अब उनकी आंखें कमला पर जा टिकीं। सफेद साड़ी में बैठी कमला का चेहरा भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें बेचैन होकर इधर उधर डोल रही थीं। कमला जी, व्योमकेश की धीमी मगर धारदार आवाज गूंजी। आप इस हवेली की सबसे पुरानी सदस्य हैं, आपको जरूर कुछ पता होगा। कमला ने आधी मुस्कान लाने की कोशिश की। मैंने तो पहले ही कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, आप कुछ छिपा रही हैं। व्योमकेश की आवाज अब कठोर हो गई। और अगर आपने अभी सच न बताया तो मुझे खुद पता लगाना होगा। कमरा ठंडे सन्नाटे में डूब गया। तभी अचानक विश्वनाथ खड़ा हो गया। मैं निर्दोष हूं, उसने जोर से चिल्लाया। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ देखा था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। क्या देखा था? व्योमकेश ने तुरंत पूछा। विश्वनाथ हकलाता हुआ बोला, जिस रात चाचा मरे, मैंने एक परछाई को पुराने कक्ष से निकलते देखा था। मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है वो कोई अपना ही था। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। व्योमकेश ने गर्दन झुकाई, उनकी आंखों में सोच की गहराई थी। ठीक है, आप सब अपने अपने कमरों में जाइए, लेकिन याद रखिए, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। परिवार के लोग चुपचाप उठे और अपनी कमरों में चले गए। मैं खुद कांप रहा था। उस शाम का सन्नाटा मेरे भीतर तक समा गया था। रात को हवेली एक बार फिर रहस्यमयी खामोशी में डूबी थी, लेकिन उसी खामोशी को चीरकर वही पुरानी फुसफुसाहट फिर गूंजी। इस बार व्योमकेश ने देर नहीं की। वह तुरंत गलियारे की ओर दौड़े। मैंने उनका पीछा किया। बरामदे में अंधेरे को चीरती टॉर्च की किरण घूम रही थी, और तभी हमने देखा एक छाया फिर उसी तहखाने की ओर जा रही थी। व्योमकेश ने टॉर्च सीधी उसकी ओर डाली और चिल्लाए, रुक जाओ। छाया थम गई। वह धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ी और मेरे होश उड़ गए। वह कमला थी। आप? मेरे मुंह से निकला। कमला के चेहरे पर गुस्से और डर दोनों की छाया थी। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं मैं तो बस तहखाने में कुछ देखने आई थी। व्योमकेश की आवाज ठंडी तलवार बन गई। रात के इस पहर आप आखिर ढूंढ क्या रही थीं? कमला चुप रही। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अब आपके पास सच बताने का आखिरी मौका है। व्योमकेश की आवाज गूंज उठी। कमला ने भारी सांस ली। उनकी आंखें नम हो गईं। हाँ, ठीक है, सच यही है। सुरेंद्रनाथ को खजाने का पता था। उन्होंने मुझे बताया था। वे उसे बेचना चाहते थे ताकि परिवार की हालत सुधर सके। मैंने उन्हें मना किया। उस रात मैंने उन्हें पुराने कक्ष में देखा, बक्सा खोलते हुए। हम में बहस हुई। मैं कमरे से बाहर चली आई, और अगली सुबह वह मृत पाए गए। मैं सन्न रह गया। क्या खजाना आपने लिया? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, शपथ खाती हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर था, सब मुझ पर शक करेंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन व्योमकेश की आंखें ठंडी लौ की तरह चमक रही थीं। जब कमला चली गई, मैंने घबरा कर पूछा, क्या तुम्हें उन पर यकीन है? व्योमकेश ने जवाब दिया, वो आधा सच बोल रही हैं। लेकिन सच जितना छिपाया जाता है, उतना और गहरा हो जाता है। और अजीत, अब खेल अपने अंतिम दौर में है। दूसरे दिन सुबह, जब रोशनी धुंध में गोलियों की तरह गिर रही थी और हवेली के गलियारे ठंडी सांसें छोड़ रहे थे, मैंने देखा व्योमकेश नक्शा और डायरी पर झुके थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। मैंने पूछा, क्या कुछ नया समझ आए? वह हल्की मुस्कान के साथ बोले, कमला की कहानी अधूरी है, और असली सच हमें आज मिलेगा, उसी तहखाने में। उनके शब्दों ने मुझ में सिहरन पैदा कर दी। मैं जानता था आज हवेली अपनी परतें खोल देगी। हम दोपहर को तहखाने में लौटे। नमी और अंधकार हमें घेर रहा था। पुराना बक्सा अब भी वहीं था। व्योमकेश ने दीवार के पास देखा, उंगलियां टटोलती रहीं, और फिर उन्होंने अचानक एक उभार दबा दिया। दीवार हिली। खुरखुर की आवाज के साथ वह खिसक गई। सामने एक और गुप्त कमरा था, छोटा, अंधेरा और दम घोंटने वाला। भीतर एक पुरानी मेज थी, उस पर कुछ कागजात फैले थे और एक छोटा डिब्बा रखा था। व्योमकेश ने डिब्बा खोला। उसमें केवल एक चीज थी, एक चमकता हुआ हीरा। लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई दीवारों पर उभर आई।
सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे लगा मेरी दिल की धड़कनें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही हैं। मैं थरथराती आवाज में बोला, यह क्या है? व्योमकेश ने हल्का सांस छोड़ा। यह उस खजाने का हिस्सा है। बाकी सब गायब हो चुका है, लेकिन यही वह सुराग है जो हमें असली अपराधी तक ले जाएगा। शाम का अंधेरा धीरे धीरे हवेली की दीवारों से चिपक रहा था। गलियारों में झूलते झूमर अपनी धुंधली परछाइयां फर्श पर बिखेर रहे थे। कमरे की खामोशी में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। व्योमकेश अपनी डायरी और हाल ही में मिले दस्तावेजों को टेबल पर फैलाकर देख रहे थे। उनमें से एक पत्र ने तो पहले ही हमें हिला दिया था, वही पुरानी धमकी जिस जैसी हमें पुस्तकालय में मिली थी। लेकिन इस बार एक और कागज ने उनकी तीखी नजर पकड़ ली। अजीत, देखो। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें धार थी। मैं आगे बढ़ा और देखा, वह एक पुराना अनुबंध था। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। व्योमकेश के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। यह इस हवेली का असली रहस्य हो सकता है। अनुबंध कहता है कि इस हवेली की जमीन का एक हिस्सा किसी और के नाम था, और शायद यही खजाने और इन मौतों की जड़ है। उनके शब्द जैसे हवा में गूंज उठे। मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। रात गहराने लगी। हवेली का सन्नाटा और भी भारी होता गया। मैं अभी तक उनकी बातों पर सोच ही रहा था कि तभी वही फुसफुसाहट गूंज उठी, धीमी लेकिन ठंडी हवा को चीरती हुई। इस बार व्योमकेश ने कोई वक्त जाया नहीं किया। वह झट से दरवाजा खोलकर गलियारे में निकले। मैं भी उनके पीछे था। हमारी टॉर्च की किरणें अंधेरे को छेद रही थीं। आगे एक छाया। रुक जाओ! व्योमकेश की आवाज गूंज उठी। परछाई थम गई। जब उसने धीरे धीरे सिर घुमाया तो हमारी सांसें थम गईं। वह शारदा थीं। शारदा जी! मेरे होठों से निकला। आप रात के इस समय यहां? उनकी आंखों में डर, घबराहट और हिचकिचाहट थी। मैं तो बस कुछ देखने आई थी। व्योमकेश की आवाज खड़ी हो गई। तहखाने में? इस पहर आप यहां क्या ढूंढ रही थीं? शारदा की चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा जवाब थी। आपके पास अब सच बताने का आखिरी मौका है। व्योमकेश के स्वर में लोहे की कठोरता थी। शारदा ने गहरी सांस ली। कांपते स्वर में बोली, ठीक है, बताती हूं। मुझे खजाने के बारे में पता था। सुरेंद्रनाथ ने मुझे बताया था। वह इसे बेचना चाहते थे। मैंने उन्हें मना किया था। उस रात मैंने उन्हें पुराने कक्ष में देखा। वह बक्सा खोल रहे थे। हम में बहस हुई। मैं डरकर अपने कमरे लौट गई। लेकिन उनकी आवाज टूट गई। लेकिन व्योमकेश ने तुरंत पूछा। शारदा की आंखें फटी रह गईं। लेकिन जब मैं अपने कमरे लौट रही थी, मैंने किसी और को वहां जाते हुए देखा। अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा कि वह हरेंद्रनाथ थे। मैं स्तब्ध रह गया। तो ये एक हादसा था? व्योमकेश ने ठंडी आंखों से पूछा। हाँ, हरेंद्रनाथ बुदबुदाए। लेकिन व्योमकेश ने डिब्बा मेज पर रखते हुए कहा, अगर यह हादसा था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? और यह नई रसीद, जिसकी तारीख सिर्फ 1 महीने पुरानी है, क्या कहती है? अगर आपने सालों पहले खजाना बेच दिया था, तो यह ताजा लेन देन किस चीज का था? हरेंद्रनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों ने कई पल झपकते हुए सच उगलने से मना किया, लेकिन होंठ थरथराने लगे। मैंने वो हीरा भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन जौहरी ने कहा, उसे वक्त लगेगा। व्योमकेश की आंखें और ठंडी हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आप अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब देर नहीं, हम खुद पता लगाएंगे। हरेंद्रनाथ सर झुकाकर कमरे से निकल गए। मैंने कांपते स्वर में पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है? व्योमकेश ने बस इतना कहा, आधा अधूरा सच। असली राज अब भी वहीं है, पुराने कक्ष में। हम उस दोपहर फिर पुराने कक्ष में गए। वहां की उदासी अब और दबाव डाल रही थी। व्योमकेश ने हर कोना परखा। फिर उनकी उंगलियां अलमारी के नीचे अटक गईं। एक छिपा हुआ दराज धीरे धीरे खोला गया। अंदर एक पुराना पत्र रखा था। स्याही धुंधली थी। शब्द हल्के हल्के टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें लिखा था, हरेंद्र, अगर तुमने खजाना छुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। धन्य कुरिया की हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी। यह एक बंद किताब की तरह थी, जिसके हर पन्ने पर खून से सना सच लिखा था। उस शाम कमरा धुंधली रोशनी में डूबा हुआ था। व्योमकेश ने अपने सामने एक पुराना कागज फैलाया। उनकी गहरी आंखें उस लिखावट को छूते हुए ठहर गईं। अजित, देखो,
उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें रहस्य की ठंडक थी। मैं उनके पास झुका। क्या है ये? यही, असली धमकी। लेकिन ध्यान से देखो, ये नया है और ये हरेंद्रनाथ के नाम लिखा गया है। मैंने कनपटी पर पसीना महसूस किया। यह किसकी लिखावट है? व्योमकेश ने हल्की मुस्कान दी, मगर उनकी आंखों में चमक लोहे की तलवार जैसी थी। कमला? मैं चौंक गया। कमला? लेकिन क्यों? यही तो असली सवाल है, अजीत। उस शाम जब हम कमला के कमरे में पहुंचे, वह खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की हवा में उनकी साड़ी का पल्लू हिल रहा था। कमरा अंधेरा और उदास था, जैसे सदियों से रोशनी से अनछुआ। दरवाजा बंद करते ही व्योमकेश ने मेज पर धमाक से पत्र रख दिया। उनकी आवाज कड़क थी। ये पत्र आपने लिखा था। झूठ मत कहिए, ये आपकी लिखावट है। कमला ने पत्र देखा और उनके चेहरे से खून उतर गया। होंठ कांपते हुए बोले, मैं नहीं जानती। व्योमकेश की आवाज अब तलवार की धार जैसी थी। सच बोलिए, आपने हरेंद्रनाथ को क्यों धमकाया? कुछ पल की भारी चुप्पी के बाद कमला की सांसें टूट गईं। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली और धीमी आवाज में बोली, हाँ, यह पत्र मैंने ही लिखा था, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें डराना चाहती थी, मारना नहीं। मैंने उन्हें तहखाने में खजाने के साथ देखा था और मुझे डर था कि वह सब कुछ बेच देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर डराऊंगी तो वह खजाना वापस रख देंगे। और सुरेंद्रनाथ की मौत? व्योमकेश ने सीधी नजर डालते हुए पूछा। कमला ने सिर झुका लिया, उनकी आंखें भर आईं। उस रात मैंने हरेंद्रनाथ को पुराने कक्ष की ओर जाते देखा था। मैं चुप रही। मुझे डर था अगर सच बोलूंगी तो वह मुझे भी खत्म कर देंगे। व्योमकेश ने ठंडी सांस ली। कमला जी, आपने बहुत कुछ छुपाया, लेकिन अब सच अपनी पूरी ताकत से बाहर आ रहा है। कमरा खामोश हो गया। कमला के जाने के बाद मैं व्योमकेश से बोला, तो अब सब साफ है? वह मंद मुस्कुराए। लगभग, लेकिन एक आखिरी टुकड़ा अभी बाकी है और वह तहखाने में मिलेगा। उस रात ठंडी हवा गलियारों में सरसराते हुए बह रही थी। हम एक बार फिर टॉर्च की रोशनी में तहखाने उतरे। सीलन और अंधकार का दबाव बढ़ता जा रहा था। गुप्त कमरे में पहुंचकर व्योमकेश फिर दीवारों और फर्श टटोलने लगे। अचानक उनके हाथ ने फर्श में उभरे एक छोटे पत्थर को दबाया। एक खटक की आवाज के साथ फर्श का हिस्सा खिसक गया। भीतर एक गड्ढा खुला, जिसमें एक पुराना डिब्बा रखा था। ज्यों ही ढक्कन खुला, उसमें गहनों और सिक्कों के साथ एक और पत्र मिला। व्योमकेश ने उसे पढ़ा। उनकी आवाज खामोशी को चीरती हुई गूंजी। यह खजाना मेरे परिवार का है। इसे छूने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। मैं कांपते स्वर में बोला, यह क्या है? वह पत्र हरेंद्रनाथ के दादाजी का था। व्योमकेश की आंखें गंभीर हो उठीं। इसका मतलब साफ है, अजीत, खजाना यही है और हरेंद्रनाथ ने जो बताया वह अभी भी अधूरा सच है। तभी फिर से वही फुसफुसाहट, वही भयावह आहट। हमने देखा, गलियारे के अंधेरे में कोई छाया हिल रही थी। टॉर्च की रोशनी सीधी उस पर पड़ी। वह मालती थी। मालती? मैं चौंका। उसकी आंखों में भय और आंसू थे। मैं मुझे सच कहना होगा, मैंने उस रात पिताजी को पुराने कक्ष में जाते देखा था। मुझे लगता है चाचा की मौत के जिम्मेदार वही हैं। लेकिन मैं डर गई थी। अगर कुछ कहती तो मुझे भी मार दिया जाता। व्योमकेश ने उसे संभाला और धीरे से कहा, तुमने सही किया कि अब सच बता दिया। जाओ, अपने कमरे में जाओ। मालती भाग गई, लेकिन मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। इस हवेली का हर इंसान कुछ छिपा रहा था। कमला की धमकी, हरेंद्रनाथ का खजाने का लालच और मालती की आंखों में डर। अगली सुबह जब सूरज धुंध से लड़ता हुआ निकला, हवेली का सन्नाटा और भी भारी था। डाइनिंग हॉल में हरेंद्रनाथ और शारदा एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मालती सुबक रही थी, विश्वनाथ की बेचैनी साफ थी और कमला के चेहरे पर थकान मौत जैसी गहरी। नाश्ते के बाद व्योमकेश ने हरेंद्रनाथ की ओर सीधा देखा। उनकी आवाज स्टेडी, ठंडी और निर्णायक थी। श्री राय, आज दोपहर पूरे परिवार को डाइनिंग हॉल में बुलवाइए। सच से अब कोई भाग नहीं सकता। हरेंद्रनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। वह पहले ही अपनी डायरी में आखिरी पन्ना तैयार कर रहे थे। दोपहर को डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार बैठा था। भारी झूमर की पीली रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। सबकी आंखों में भय और बेचैनी थी। व्योमकेश खड़े हुए। आप सभी जानते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। अब सच छुपाया नहीं जा सकता। यह हवेली खजाने की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने अनुबंध की वजह से शापित थी।
वह अनुबंध जो इस हवेली की जमीन किसी और के नाम करता था। आपके दादाजी ने इसे छुपाया ताकि संपत्ति बची रहे, और यही रहस्य सुरेंद्रनाथ ने खोज निकाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक अब मौत की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी। सुरेंद्रनाथ की मौत एक हादसा नहीं थी। वह हरेंद्रनाथ के साथ पुराने कक्ष में थे, और उसी रात हरेंद्रनाथ झूठ हरेंद्रनाथ अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंज उठी, पर व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, आपके पास झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मालती ने आपको उस रात कक्ष में जाते देखा था, कमला ने भी, और तहखाने के डिब्बे में हमें वही गहने मिले जिन्हें आपने छिपा रखा था। आप सच का सामना कीजिए। हरेंद्रनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उनका बदन कांप रहा था। मैंने सिर्फ परिवार को बचाने के लिए किया। मैं चाचा को मारना नहीं चाहता था। यह एक हादसा था। शारदा वहीं बैठी फूट फूट कर रो पड़ी। यह सच नहीं हो सकता। तुमने ऐसा क्यों किया? हरेंद्रनाथ ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज फुसफुसाहट में टूट गई। मुझे माफ कर दो। कमरा फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। दीवारें, झूमर, फर्श, सब इस रहस्य और अपराध के गवाह थे। कमरे का बोझिल सन्नाटा और गहरी खामोशी अचानक और भी भारी हो गई थी। हरेंद्रनाथ के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनकी आंखों में पछतावा और हारा हुआ गर्व एक साथ झलक रहा था। मैंने मैंने नहीं चाहा था कि हमारी हवेली हमसे छिन जाए। उनकी आवाज कांप रही थी। सुरेंद्र को लगा था कि वह सब उजागर कर देगा, लेकिन मैं परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता था। मैंने सोचा, अगर मैं उसे रोक लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्योमकेश ने अपनी पैनी आंखें उनके चेहरे पर गड़ा दीं। उनकी आवाज ठंडी और भारी थी। आपने गलत रास्ता चुना हरेंद्रनाथ, और अब आपको अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। कमरा खामोश हो उठा। सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। मालती और विश्वनाथ अपनी मां को संभाल रहे थे, जबकि कमला कोने में बैठी थी, आंखें झुकी हुईं, चेहरे पर थकान और सालों का दबी हुई पीड़ा। कुछ पल की चुप्पी के बाद व्योमकेश ने कहा, पुलिस आज ही यहां आएगी, मगर उससे पहले आप अपने परिवार को पूरी सच्चाई बता दीजिए। हरेंद्रनाथ ने धीरे से सिर झुका लिया, और फिर टूटे हुए स्वर में उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। किस तरह उस रात उन्होंने सुरेंद्रनाथ से बहस की, गुस्से में उसे धक्का दिया, और जब वह गिरा तो उसकी जान चली गई। डर के मारे उन्होंने यह बात छुपा दी और खजाने को तहखाने में छुपाने की कोशिश की। उनकी बात खत्म होते ही शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, अब यह हवेली हमारे लिए नहीं है, यह जगह शापित है। व्योमकेश की आवाज नरम हो गई। यह हवेली शापित नहीं है श्रीमती राय। यह सिर्फ आपके परिवार के लालच और डर का शिकार हुई है। सच और झूठ की यह लड़ाई इंसान खुद अपने भीतर लड़ता है। अब आपको सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। उस रात पुलिस को बुलाया गया। हवेली के भारी दरवाजे खुले और साहिब आया। हाथों में हथकड़ी की ठंडी आवाज गूंजी जब हरेंद्रनाथ को ले जाया गया। पूरे परिवार की आंखों में रोशनी बुझ गई। मालती और विश्वनाथ मां का हाथ कसकर पकड़े रहे, और कमला की आंखों में वर्षों का मौन टूटकर थरथरा उठा। मैं और व्योमकेश अपने कमरे में लौटे। हवेली का सन्नाटा अब बदल चुका था। उस रात मुझे यह एहसास हुआ, यह हवेली अब फुसफुसाहटों से खाली थी। यहां कोई छाया हमें नहीं देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद हवेली की वीरान दीवारें एक भारी बोझ से कराह रही थीं। सुबह जब उजाला हुआ, मैंने देखा व्योमकेश अपनी डायरी में लिख रहे थे। उनके चेहरे पर वही चमक थी जो तब आती थी जब रहस्य पूर्ण हो जाता था। कॉपी पर लिखते हुए बोले, हर कहानी एक सबक देती है अजीत, और इसका सबक साफ है, लालच और डर इंसान को अंधा कर देते हैं। यही इस हवेली का असली श्राप था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। शब्द मेरे अंदर गहराई तक उतरते जा रहे थे। डाइनिंग हॉल में नाश्ते का वक्त था। इस बार माहौल शांत था, लेकिन खामोशियों में टूटे रिश्तों का दर्द घुला हुआ था। शारदा ने हमें हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया। श्री बख्शी, आपने हमें सच दिखाया। यह दर्दनाक था, लेकिन जरूरी था। अब हम इस बोझ को छोड़ देंगे। व्योमकेश ने नरम स्वर में कहा, सच कभी आसान नहीं होता श्रीमती राय, लेकिन उसे स्वीकार करना ही इंसान को मुक्त करता है। विश्वनाथ ने आंखों में सपनों की चमक लिए कहा, मैं कोलकाता जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, और एक दिन मैं आपके जैसा बनूंगा। व्योमकेश हंस पड़े। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। सत्यावेशी बनना आसान नहीं है विश्वनाथ।
लेकिन अगर तुम सच के साथ रहोगे तो कुछ भी बन सकते हो। दोपहर होते होते शारदा और बच्चों ने हवेली छोड़ने का मन बना लिया। हम कोलकाता जाएंगे, नया घर लेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। कमला ने धीमी आवाज में कहा, मैं यहीं गांव में रहूंगी। मैंने चुप रहकर बहुत गलत किया। अब अगर मुझे कुछ और सच याद आया तो मैं पुलिस को बताऊंगी। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, यही असली साहस है कमला जी। सच बोलना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यह आत्मा को मुक्त कर देता है। हमने दोपहर को हवेली का आखिरी चक्कर लगाया। व्योमकेश हर गुप्त कमरे, तहखाने और पुराने कक्ष को एक एक बार ध्यान से देख रहे थे, जैसे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई सुराग छूट न जाए। रामदास बूढ़ा सेवक हमें सीढ़ियों के पास मिला। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने इस हवेली को मुक्त कर दिया। मैंने सब देखा, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं की। व्योमकेश ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। रामदास, सच कहने की ताकत अपने अंदर से निकालनी पड़ती है। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शाम होते ही हमने अपने सामान पैक किया। शारदा, मालती और विश्वनाथ हमें विदा करने आए। शारदा ने व्योमकेश का हाथ पकड़ लिया। आपने हमें रास्ता दिखाया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। व्योमकेश मुस्कुराए। सच हमेशा रास्ता दिखाता है, बस उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। मालती चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी और विश्वनाथ की आंखों में नए सपनों की चमक थी। हमने हवेली को पीछे छोड़ दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और दूर तक फैली धुंध गुजर रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में बस हवेली की गहरी खामोशी थी। अब वह हवेली एक स्मृति बन चुकी थी। कोलकाता लौटने पर पुटीराम ने हमें गर्मागर्म चाय और टोस्ट परोसे। मैं अखबार में डूब गया और व्योमकेश हमेशा की तरह चाय की चुस्कियों के बीच धीमे धीमे गुनगुना रहे थे। लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक हल्का सा बोझ था। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? वह मेरी ओर देख मुस्कुराए। बस यही, अजीत, सच आसान नहीं होता, लेकिन सच इंसान को आजाद कर देता है। मैंने सिर झुकाकर चाय की चुस्की ली। बाहर कोलकाता की भीड़ भरी सड़कों पर घोड़ा गाड़ी की खटपट, धुंध और पुरानी हवेलियों की परछाई तैर रही थीं। और मेरे मन में एक बात साफ थी, यह कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन जल्द ही कोई नया रहस्य हमें अपनी ओर बुलाएगा। तो दोस्तों, यह थी धन्य कुरिया की हवेली की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, डर और सच की जंग रही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार एक नई रहस्य कथा के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।